Yes, friends, welcome. So today we need to continue with capital. हाँ, कैपिटल को क्या बोला जा रहा है? एक पार्ट ऑफ वेल्थ बोला जा रहा है, ठीक है? एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. मशीन गुड्स बनाती है और इस गुड्स से ही तो पैसा आता है बेच के. तो मशीन जो है कैपिटल है. स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट. स्टॉक का मतलब ये कोई भी चीज इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा हो गया. जैसे मशीन है आपके पास, लैंड है, बिल्डिंग है. सो दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट. और उनको यूज करके क्या आता है? इनकम आता है. और ये इनकम रेकरिंग आता है, रेकरिंग आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है. तो इनकम का अपने बोलते ना यार, इनकम का स्टडी फ्लो नहीं है भाई. क्या करें यार, अपना इनकम का फ्लो नहीं है. ठीक है यार, मशीन का फ्लो नहीं है, लैंड बिल्डिंग का फ्लो नहीं है, ऐसे अपने नहीं बोलते. इनकम का भाई फ्लो नहीं है. तो फ्लो है तो इनकम जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है. और लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये सब जितने भी कैपिटल है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट. इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ. रिसोर्स पड़ा हुआ है, रिसोर्स का कोई यूज नहीं आ रहा है, तो वो वेल्थ है. तो उस वेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ करेगा, कुछ क्रिएट करेगा, तो वो कैपिटल कहलाता है. कैपिटल हैज बीन राइटली डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन. कि प्रोडक्शन करेंगे हम आगे, प्रोडक्शन करने के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल. तो ये प्रोडक्शन करना है मेरे को, इसको प्रोडक्शन करने के लिए हमने कुछ मशीन्स बनाई, ठीक है, तो उसे कहते हैं कैपिटल. सो कैपिटल हैज बीन राइटली डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. मैन मेड इंस्ट्रूमेंट मतलब मशीन. इन अदर वर्ड्स, कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स that are used for further production of wealth. This definition distinguishes capital from both land and labor because both land and labor are not produced. ठीक है, लैंड ऑलरेडी रहता है, उसको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता. लैंड मतलब गॉड, लेबर मतलब मैन. ठीक है, ये ऑलरेडी है. मैन है तो मैन के अंदर में काम करने का क्षमता है, उसे लेबर कहते हैं. इंसान अपना लेबर लगा के, कुछ रिसोर्सेस को लगा के कुछ मशीन बनाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं. मतलब लैंड प्लस लेबर को मिला के बनता है कैपिटल. मशीन, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल. ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स. ये जितने भी फैक्ट्री, डैम, कैनाल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये जितने भी सब बने हैं, क्यों बने हैं? ताकि इनका मदद से हम आगे और गुड्स बना सकें. तो आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? इट इज दैट विच एग्जिस्ट इन अ ड्यूरेबल शेप एंड रेंडर्स अ सीरीज ऑफ सर्विसेज over a period of time. For example, tools, machines, etc. तो ये सब प्लीज याद रखिएगा. टूल्स को फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं क्योंकि एक शेप है इनका और एक लंबा पीरियड तक ये सर्विस देंगे आपको. फिक्स कैपिटल. सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल विच परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इन प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज and is not available for further use. सर्कुलेटिंग मतलब ये बार बार चाहिए, बार बार चाहिए. ये काम एक बार हो गया, फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए. ठीक है, तो ये मतलब क्या है? सीड्स, बीज चाहिए, बीज बो दिया, फसल उग गई, बट वापस से आपको बीज चाहिए. ठीक है, सर्कुलेटिंग कैपिटल. फ्यूल, फ्यूल तो खत्म हो जाता ना दोस्त, वापस से चाहिए. रॉ मटेरियल भी खत्म हो जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील हो जा रही है, वापस से चाहिए. तो जो चीज़ वापस से चाहिए, वापस मतलब गोल गोल. देखो क्या दुनिया गोल है, सारा प्रोसेस गोल है. वी स्टार्ट यहाँ से किया, स्टार्ट करके आके यहाँ फिनिश हो गया, वापस से यहाँ स्टार्ट करना है, तो वापस से चाहिए. रियल कैपिटल कहते हैं रेफर्स टू फिजिकल गुड्स सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स एटसेट्रा. ठीक है, रियल कैपिटल जो एकदम देख सकते हो. वी ऑल ह्यूमन बीइंग हैव आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आप एक ऐसे इंसान हो जो सारे सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो.
किसी ने मोबाइल फ़ोन बनाया, उसका फ़ायदा ले रहे हो, कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसका भी फ़ायदा आप ले रहे हो। पूरा वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट हर एक इंसान के ऊपर है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर एरोप्लेन नहीं बनाया होता, तो उसी प्रकार से सोचो कितने मेडिसिन बने, कितने लोगों ने कितना कुछ रिसर्च करके आपकी ज़िंदगी को आसान बनाया है। तो आप भी कुछ ऐसा काम करके जाना कि आपने कुछ दिया वर्ल्ड को, यूनिवर्स को। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मानोगे तो होलिस्टिक लिविंग जियोगे, होलिस्टिक लाइफ आएगा, अच्छा मन में भावना आएगा और उस अच्छे भावने से आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। और अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आप सेल्फिश ह्यूमन बीइंग बनोगे। आपके सेल्फिशनेस के कारण आगे का जनरेशन सफर करेगा। तो ह्यूमन पावर बहुत बड़ा पावर है। तो एक्नॉलेज करो, समझो इस बात को। टैंजिबल कैपिटल कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, whereas intangible capital is in the form of certain rights and benefits which cannot be perceived by senses. पेटेंट वगैरह है intangible capital। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर tangible capital एंड रियल कैपिटल में कोई खास फर्क है क्या? नहीं जी, कोई खास फर्क नहीं है। ये तो वो बात हो गया कि कृष्णा गोविंद माधव में कोई खास फर्क है क्या? इंडिविजुअल कैपिटल, इट इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। Social capital is what belongs to the society as a whole in the form of road, bridges, etc. Capital formation means a sustained increase in the stock of real capital in the country. जैसे वेल्थ अपना लैंड है, वो इंक्रीज हो सकता है क्या दोस्त? नहीं जी, वो इंक्रीज नहीं हो सकता, बट कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। तो ये पूरा पृथ्वी अपने आप में वेल्थ है। हो सकता है पृथ्वी का ये हिस्सा अभी तक इंसान ने यूज़ ही नहीं किया, समझ लो इतना हिस्सा इंसान ने यूज़ ही नहीं किया। तो जब इंसान यूज़ करेगा, इंसान मतलब गॉड प्लस मैन जब यूज़ होता है तब कैपिटल बनता है। गॉड प्लस मैन इज इक्वल टू कैपिटल। तो आज तक का जो कैपिटल है हमारे पास, समझ लो इतना हिस्सा हमने यूज़ किया है, तो आज तक इतना कैपिटल है। जिस दिन हम ये हिस्सा भी इंक्लूड करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, बट वेल्थ जो है, टोटल वेल्थ कांस्टेंट है। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बोला जा रहा है कि कैपिटल से हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिला के ये पहले भी वेल्थ था, ठीक है, और आगे भी ये वेल्थ ही कहलाएगा। बस फर्क ये है कि कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब हम किसी चीज को यूज में डाल देते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है, यूज में डाल रहे, क्योंकि कैपिटल मतलब कुछ ना कुछ आगे प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस तो हमेशा वेल्थ करेंगे। और वेल्थ जो है, वेल्थ पहले भी था और वेल्थ बाद में भी रहेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, सिर्फ चेंज इन द फॉर्म ही तो हो रहा है। क्योंकि मैटर तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो वी जस्ट चेंजिंग द फॉर्म। अब कैपिटल फॉर्मेशन का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। In other words, capital formation involves production of more capital goods like machine, tools, factories, transport equipment, electricity, etc., which are used for further production of goods. Capital formation is also known as investment. The need for capital formation or investment is realized not merely for replacement and renovation, but for creating additional productive capacity. क्योंकि और प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करना है, तो कैपेसिटी बढ़ाना है, तो और मशीन चाहिएगा। इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट कैपिटल गुड्स, सम करंट कंजम्पशन हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड एंड सेविंग ऑफ करंट इनकम हैज़ टू बी मेड। बहुत अच्छा बात है जी। ये अपने को समझ लो, एक मशीन खरीदना है, अपना इनकम में 10,000 रुपया, ये मशीन आएगा 50,000 रुपये का। मैं हर महीना 2,000 रुपया का सेविंग करना चाहता हूँ। जिस दिन मैं ये मशीन खरीद लूँगा, इस मशीन से मैं बहुत कुछ नया नया प्रोड्यूस करूँगा, और प्रोड्यूस करते के साथ मेरा इनकम और बढ़ जाएगा, बिकॉज आई विल बी प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो बट ये मशीन खरीदने के लिए अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ और 10,000 का 10,000 ही खर्चा कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ सेविंग होगा ही नहीं, तो मैं ये मशीन कभी खरीद ही नहीं पाऊँगा। तो उसी प्रकार से हमेशा जब भी कैपिटल चाहिए तो सेविंग्स होना ज़रूरी है। सेविंग्स आर टू बी चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। भाई हमने सेव किया, 2-2 हज़ार करके सेव किया, अब मैंने एक साथ 50,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इस मशीन में इन्वेस्ट कर दिया। मशीन खरीदने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन द मशीन। द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ दैट पीपल आर विलिंग टू एब्सटेन फ्रॉम प्रेजेंट कंजम्पशन, the greater the extent of saving and investment that society will devote to new capital formation। अगर सारा पैसा हम खर्च कर लेंगे तो नया मशीन कहाँ से आएगा, नया इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा?
तो यही बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम सेविंग करेंगे उतना ही ज़्यादा नया इन्वेस्टमेंट आएगा और उतना ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा. इफ़ अ सोसाइटी कंज्यूम्स all what it produces and saves nothing, the future productive capacity of the economy will fall when the present capital equipment wears out. आज मेरे पास एक मशीन है, 1 लाख रुपए की ये मशीन है. ये मशीन हो सकता है 4 साल बाद खराब हो जाए, हो सकता है 4 साल बाद 1,25,000 का मिले. तो उस हिसाब से मेरे को 30-35 हज़ार रुपया सेविंग करना चाहिए, तो मैं नया मशीन खरीदने का पोजीशन पे रहूं. तो ये सिंपल सी बात है यार. तो इसीलिए सेविंग करना ज़रूरी है, जिससे फ्यूचर प्रोडक्शन हैम्पर ना हो. इन अदर वर्ड्स, इफ द होल ऑफ द करंट प्रेजेंट कैपेसिटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड नो न्यू कैपिटल गुड्स आर मेड, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द फ्यूचर विल ग्रेटली डिक्लाइन. तो आज का कंजम्पशन को कट करो, पैसे को सेव करो और आगे इन्वेस्ट करो. जितना ज़्यादा मशीन्स हो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. जितना मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ही करना है. एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऐड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्शन एफर्ट्स. जितना हमको करना है उतना हम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको रेडी होना होगा. और मशीन चाहिए तो और सेविंग करना होगा. जो भी करना हो करेंगे हम लोग. स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. सेविंग्स. द बेसिक फैक्टर ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स इज द एबिलिटी टू सेव. ये तो बात अपने लास्ट पैराग्राफ में कर ही रहे हैं. भैया मेरा इनकम अगर 50,000 है और खर्चा 40,000 है, तब तो मैं 10,000 सेव कर लूँगा. अब कल को अगर मेरी आमदनी 50,000 से घट के 35,000 हो जाए, देखो भाई खर्चा तो 40,000 जब हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है इस खर्चे को गिराना. ठीक है, अगर चलो मैंने खर्चे को गिरा भी लिया, 40 से मैंने 35 कर भी लिया, तो भी मेरा सेविंग ज़ीरो रहेगा, क्योंकि मेरा इनकम 35,000 है. सिंपल सी बात है दोस्त. तो सेविंग तो वही आदमी कर सकता है जिसका खर्चे से ऊपर का कमाई हो, आमदनी हो. तो सेविंग कैसे होता है? द एबिलिटी टू सेव डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. बट पता है दोस्त, ये MCQ है. इतना ईजी चीज़ में भी आप लोग रॉन्ग करके आ जाओगे. ठीक है, तो रॉन्ग नहीं करना. एग्जाम जीतना है, जंग है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाना है. हायर इनकम्स आर जनरली फॉलोड बाय हायर सेविंग. भाई जिसका आमदनी सबसे ज़्यादा हो, अब किसी का 1 लाख है तो भैया वो तो भैया 50-60 हज़ार रुपया सेविंग कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं रहा है. कि जब इनकम बढ़ जाता है ना, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम्स डाउन एंड द प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीजेस. दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल. क्या है ना, 38,000 रुपया खर्चा कर ले रहे थे, 40,000 का कमाई था, तो 2,000 बचा के यार क्या तीर मार लूंगा यार. अब अचानक क्या ना, कमाई बढ़ गया 60,000. तो कुछ टारगेट था कि यार 25,000 रुपया महीना अगर सेविंग कर लूँ ना मैं, तो मैं ये 3 लाख रुपया 1 साल में सेव कर सकता हूँ. सो पैसा ज़्यादा दिख रहा है तो वो कैपिटल बनाने का इच्छा भी दिख रहा है. अ रिच कंट्री हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू सेव एंड देयर बाई कैन गेट रिचर क्विकली. जो ज़्यादा सेव करेगा जल्दी रईस बन जाएगा, जल्दी पैसे वाले बन जाएगा, कंपेयर टू पुअर कंट्री विच हैज़ नो एबिलिटी टू सेव and therefore has limited capacity for growth in national income given the capital output ratio. जिसके पास ज़्यादा सेविंग्स रहेगा, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा आउटपुट आएगा. इट इज़ नॉट ओनली द एबिलिटी टू सेव बट द विलिंगनेस टू सेव ऑल्सो काउंट्स अ ग्रेट डील. क्योंकि देखो पूरा कंट्री का बात कर रहे हैं. एक कंट्री में 100-125 करोड़ का आबादी, और 125 करोड़ का आबादी अगर ये बोले कि चलो मैं महीना का 10,000 रुपया सेव करूंगा, या मैं महीना का 1,000 सेव करके बैंक में डालूंगा, हर व्यक्ति, हर इंडियन अगर ये बोले कि मैं 1,000 रुपया बैंक में डालूंगा और बैंक उस रुपए को लेकर आगे कुछ और कैपिटल फॉर्मेशन कर सके, कुछ अच्छे व्यापारी को लोन दे सके, तो देखो कितना बड़ा पैसा खड़ा हो जाता है. तो देखो लगता है कि देश को प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, बट देश को अगर चाहे तो चलाएगा इंसान. सही सोच हो, सही डायरेक्शन हो, तो कलेक्टिव लोगों का जो पावर है वो सबसे बड़ा पावर होता है. उस पावर में अगर सबके सब, अगर 125 करोड़ हिंदुस्तानी जुड़ जाए आपस में, तो क्या नहीं मुमकिन है. तो मैं उस भारत का कल्पना करता हूँ जिस दिन सब के सब समझदार हो जाए. एक दिन ऐसा आएगा दोस्त, ज़रूर आएगा, आना ही होगा,
कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोग आज जुड़ रहे हैं, ये धोखाधड़ी और दिन पर दिन कम होते जाएगा। अब सोशल सेटअप भी इम्पोर्टेंट है। अगर उसका भाई, उसका बहन, उसका जीजा, उसका दोस्त सब कोई सेविंग में लगे हुए हैं, तो उसको लगेगा हाय राम, उसके पास 25 लाख, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो उसका भी एक प्रभाव आता है सेविंग का। इफ एन इंडिविजुअल इज फार साइटेड and wants to make his future secure, he will save more. Moreover, the government can enforce compulsory saving on employed people by making insurance and provident fund compulsory. जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उसमें तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, ठीक है। एम्प्लॉयर कुछ पैसा देगा, एम्प्लॉय के पैसे से कुछ, सैलरी से कुछ पैसे कटेंगे और प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। Government can also encourage saving by allowing tax deductions on income saved. हाँ जी, ये भी होता है। अब ये सेविंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप सेव करो? सोचो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? आप सेव करोगे तो आप अपना पैसा सेव कर रहे हो। गवर्नमेंट क्यों आपको बेनिफिट दे रही है? अब आपको पता चलेगा कि क्यों दे रही है। आपका सेव किया हुआ पैसा देश के काम में आ जाए, और क्या चाहिए यार आपको? देखो, आपने पैसे सेव किए, आपने अपने पैसे सेव करके बैंक में जमा कराए, बैंक आपको उसका 6% का इंटरेस्ट दे रहा है। उस पैसे को बैंक ने क्या किया, किसी बड़े बिजनेसमैन को लोन दे दिया, बिजनेसमैन से बैंक ने लिया 12%, ठीक है। तो बैंक भी बीच में कुछ कमाया, आपको भी कुछ दिया। उस पैसे से बड़ा बड़ा मशीनरी खरीदा जाएगा, बड़े बड़े प्रोडक्शंस होंगे, तो देश तरक्की करेगा, लोग खरीदेंगे सामान को, जो सामान खरीदेंगे उस पर भी लोग जीएसटी देंगे, कुछ लोग इनकम करेंगे, इनकम करने से इनकम टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा आया, आपके पास भी सामान आया। तो इस तरीके से चक्का चलते रहना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन। अब देखो, अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब भाई आप एक काम करो, रेकरिंग खोलो, ये खोलो, मतलब मन करे ना कि हाँ यार मैं अपना पैसा इस बैंक को दे रहा हूँ तो मेरे को इतना पैसा रिटर्न मिलेगा। फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, अब अगर समझ लो लोगों को बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं हो कि भैया मैं अपना पैसा दूंगा और मेरा पैसा बैंक वापस देगा ही नहीं, तो क्या कोई बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी बूढ़ी, कोई भी जवान बैंक को पैसा देगी? नहीं देगी। देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ बैंकिंग, आ गया ना भैया बैंक का बात, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट पब्लिक सेविंग्स एंड टू टेक देम टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो यही बात हम आपको बता रहे थे, यही होना है यार, सिंपल सी बात है। इन दिस प्रोसेस द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रोल टू प्ले both in generating savings through various fiscal and monetary incentives, fiscal मतलब गवर्नमेंट के जो लॉज बनते हैं, monetary incentives, and in channelizing the savings towards priority needs of the community so that there is not only capital generation but also socially beneficial type of capital formation. तो मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी कितने लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया है? क्यों खुलवाया है? तो यही कर रहे हैं कि भाई सब लोगों का सेविंग्स को चैनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड मूव। इन्वेस्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन गेट्स completed only when the real savings get converted into real capital assets. An economy should have an entrepreneur class which is prepared to bear the risk of business and invest savings in productive avenues so as to create new capital assets. तो इससे अपना कैपिटल का भी कहानी दोस्त खत्म होता है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो रिस्क बेयर करता है। भैया अगर प्रोडक्शन को अपने बोलेंगे कि प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का भी दरकार है। तो ये जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये इन तीनों को चैनलाइज करता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है तीनों को लेकर, ताकि इससे क्या मिले? प्रॉफिट मिले। तो बाकी फैक्टर्स को क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। सबको मिलना चाहिए, ठीक है, मिल बांट के खाना चाहिए।
So there must be some factor which mobilizes these factors, combines them in the right proportion, initiate the process of production, and bears the risks involved in it. This factor is known as entrepreneur. कंपनी का मतलब क्या? टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी। और क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी होते हैं? सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, आजकल एलएलपी भी आ गया, ये सब आपको पता है। आज के दिन में क्या होता है? द टास्क परफॉर्म्ड बाय अ मैनेजर or organizer have become different from that of an entrepreneur. Functions of an entrepreneur. In general, an entrepreneur performs the following functions: initiating business enterprise and resource coordination. An entrepreneur senses business. उसको एकदम समझ लो कुत्ते की तरह ना बिजनेस सूंघ लेना चाहिए कि यस यहाँ बिजनेस है, यहाँ ये सर्विस का दरकार है, यहाँ इस गुड्स का दरकार है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, एन एंटरप्रेन्योर सेंसेस बिजनेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया तो पूरा आइडिया बना लेगा दिमाग में कि यस ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ये काम, पैसा, ओके पैसा ये दे देगा, ये रिसोर्स अच्छा उसके ले लेंगे, एडवर्टाइजमेंट किससे करना, चलो एडवर्टाइजमेंट में उससे यूज़ कर लेंगे, कोलैबोरेशन करना इससे, मशीन खरीदना नहीं, मशीन भाड़े पे मिलता है, इससे भाड़े पे ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से कोलैबोरेशन कर कुरा के अपने रिस्क को मिनिमाइज करके ये आइडिया क्लिक करेगा, करने का चांस है 70%। तो इस प्रकार से सोच समझ के पूरा आइडिया को जचा के बस बहुत 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, 2 करोड़ कौन देगा, 2 करोड़ कौन देगा, बैंक देगा नहीं, बैंक नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि अपने पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो इसीलिए बैंक नहीं देगा अपने को। तो क्या करें क्या करें क्या करें? तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। ओके, अपने दोस्त के पास जाते हैं, उसको पार्टनर बना लेते हैं, उसको प्रॉफिट देते हैं, कुछ भी करके ये आइडिया समझाते हैं। तो ये पूरा आइडियाज जो है कंसीव कौन करता है? एंटरप्रेन्योर कंसीव कर रहा है। ही कंसीव द प्रोजेक्ट आइडियाज, डिसाइड ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, गया अपने दोस्त के पास, गया, बोला देखिए भैया ऐसा है कि अभी शुरू में तो अपने 10,000 यूनिट ही बनाएंगे, जब अपना 10,000 यूनिट बिकना चालू हो जाएगा तब अपने बड़ा मशीन खरीद के 1 लाख यूनिट बनाने वाला मशीन खरीदेंगे, जो जापान से इंपोर्ट करेंगे भैया हम लोग। तो अभी फ़िलहाल तो एक बार स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जापान में हिट हो रहा है, अमेरिका में हिट हो रहा है, तो इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, ये है वो है। एक आइडिया, नया आइडिया का डिस्कशन कर रहा है वो। लेबर इज़ हायर्ड एंड प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ वेजेस, लैंड और फैक्ट्री बिल्डिंग एट फिक्स रेंट फॉर इट्स यूज़, एंड कैपिटल एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी से पैसा ले लिया, 2 करोड़ रुपया ले लिया, तो चलो भैया हम आपको इंटरेस्ट देंगे। द सरप्लस इफ एनी आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर्ड बाय हिम accrues to the entrepreneur as his reward for his efforts of risk taking. Thus the reward for an entrepreneur, that is profit, is not certain or fixed. Profit कितना आएगा उसको नहीं पता है, बट भैया इंटरेस्ट कितना देना है वो उसको पता है, फिक्स्ड है वो, 2 करोड़ पे इतना इंटरेस्ट देना है। आपका माल बन के बिके या ना बिके, एंटरप्रेन्योर को फिर भी लेबर को पैसे देने हैं। कभी भी अपने ये बोलते हैं, देख भाई अगर ये मेरा माल बिका तो तेरे को पैसे दूंगा। लेबर बोलेगा भाई साहब आपका माल बिके, कितना में बिके, नहीं बिके, हमको कोई मतलब नहीं है, मैं तो डेली काम करूंगा, मेरे को अपना डेली पैसा चाहिए। कोई भी लेगा साथ में रिस्क? कोई नहीं लेता। जिससे उसने लोन लिया, क्या वो बोलेगा कि ठीक है माल बिक जाए तो पैसे दे देना? बोला तेरा माल बिके, प्रॉफिट तेरा भाई, हमको उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, उसको तो भाड़ा चाहिए। रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग, तो ये रिस्क बेयर कौन करता है? जैसे चाइल्ड बेयर कौन करता है? एक मदर बेयर्स द चाइल्ड। तो ये रिस्क किसके गर्भ में? एंटरप्रेन्योर के। अनसर्टेनिटी कौन बेयर करता है? एंटरप्रेन्योर। जो पता ही नहीं है, कुछ कुछ चीज़ पता होता है कि आग लग सकता है, ये है वो, तो इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट कुछ कुछ पता ही नहीं होता है। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था दोस्त, the ultimate responsibility for the success and survival of business lies with the entrepreneur. What is planned and anticipated by the entrepreneur may not come true. जो मैंने सोचा था कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा। लेट्स से कि इस पूरे एग्जाम्पल में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, द एक्चुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स में डिफर फ्रॉम व्हाट वाज एंटिसिपेटेड एंड प्लान्ड। मैंने प्लान किया था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, 20,000 यूनिट में 1 महीने में बेच दूंगा, इतना बेचूंगा तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना प्रॉफिट आएगा तो उससे ये कर लूँगा। बहुत कुछ प्लान किया था मैंने, हुआ नहीं भाई।
क्योंकि अकेला मैं नहीं हूं मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा 2,000 रुपया पर पीस में, कोई जरूरी नहीं है। मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट आया था 1,500 रुपया, मैं चाहता हूं कि 2,000 में बेच लूं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई और सिमिलर प्रोडक्ट 1,800 में बेच रहा हो, तो मेरे को भी प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करते के साथ जितना मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था वो कम हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है 1,800 में भी नहीं बेच पाऊँ कि कोई दूसरा आदमी 1,600 में बेच रहा हो। यू नेवर नो, दिस इज इकोनॉमी। आप अकेले नहीं काम कर रहे हो, अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हो, अकेले आपके पास आइडिया नहीं है। आपके रूम में आपको लग रहा है ओ माय गॉड आई एम अ जीनियस, आई हैव दिस आइडिया। अरे भाई पता करो बाहर जाके, बहुत लोग हो सकता है उस आइडिया पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप लॉन्च करोगे दिसंबर में, हो सकता है सितंबर में किसी और ने लॉन्च कर दिया। यू नेवर नो। द इकोनॉमी इज डायनामिक एंड चेंजेस अकर एवरी डे। एवरी डे क्या, मैं बोलूँगा आज का ज़माने में एवरी सेकेंड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, द कॉस्ट स्ट्रक्चर, फैशन and taste of the people and government policy regarding taxation, credit, interest rate, etc. में चेंज। तो ये सब हमने पढ़ा था जी, बीसीके का बात हो रहा है ये, ठीक है। बीसीके में जो हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट को याद कर लेना, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं है। ऑल दीज चेंजेस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉस्ट और डिमांड कंडीशन of a business firm. It may happen that as a result of certain broad changes which were not anticipated by the entrepreneur, the firm has to incur losses. Thus, the entrepreneur has to bear these financial risks. Apart from financial risk, the entrepreneur also faces technological risk. Technology change हो गया, सब कुछ बदल जाता है दोस्त, which arise due to inventions and improvement in techniques of production, making the certain techniques and machines obsolete. कई बार ऐसा होता है ना कि पुराना टेक्निक obsolete हो गया। The entrepreneur has to assess and bear the risk होता है। However, Frank Knight is of the opinion that profits is the reward for bearing uncertainties. An entrepreneur need not bear the foreseeable risk. फोर्सिएबल मतलब जो दिखता है, वो रिस्क तो वो बेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस ले लेगा उसके लिए, सच एज फायर, थेफ्ट, बर्गलरी एटसेट्रा, एज दीज कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट। अनसर्टेनिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम रिस्क in the sense that these cannot be insured against and therefore the entrepreneur has to bear them. कोई उपाय नहीं है, ये कैसे हो गया पता ही नहीं चला। For example, genuine business uncertainties such as change in taste, emergence of competition, etc., cannot be foreseen or insured against. Thus, an entrepreneur earns profit because he bears uncertainty in a dynamic economy where changes occur every day. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ, आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको। While nearly all functions of an entrepreneur can be delegated or entrusted with paid managers, risk bearing cannot be delegated to anyone. Therefore, risk bearing is the most important function. तो नेक्स्ट क्लास में इनोवेशन की बात करेंगे। चलो अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।